हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज के लेक्चर सीरीज में हम जेएनयू 2017 का एमएससी लेवल का जो एंट्रेंस हो रखा था उसके सॉल्यूशंस बनाने वाले हैं। सो बेसिकली आप ये जान लो कि आपको अगर जेएनयू एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको बेसिक जितना भी आपने अभी तक क्लास 12th में पढ़ रखा है उसको आपको अच्छे से याद करना ही है। बिना उसके आप नहीं निकाल सकते हो, ये तो कन्फर्म है। ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि उनको कभी मैथ्स नहीं आता है, कुछ बच्चों को बायोलॉजी नहीं आती है। तो आप ये मान के चलो कि 70 मार्क जो है, ठीक है, 70 मार्क शुड बी योर डेडलाइन। अगर आपने 70 मार्क ले आए तो आपके होने के चांसेस कम से कम 80% हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़े अच्छे से ध्यान रखो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे पैनिक हो रहे हैं, उनको मैथ्स नहीं आ रहा है, काफ़ी बच्चे पैनिक हो रहे हैं, उनको बायो नहीं आ रहा है। तो ये इसकी चिंता मत करो। आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो हर क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके पीछे मैं उसके टॉपिक का नाम बताता हूँ। ठीक है। और उसके फॉर्मूलेज को जरूर डिस्क्राइब करता हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं बताता, मैं फॉर्मूला को जरूर डिस्क्राइब करता हूँ। तो फॉर्मूले पे ध्यान दो थोड़ा। ठीक है। बिना फॉर्मूले को ध्यान दिए आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो। ठीक है। डू रिमेंबर दिस। अब मैं बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा। ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स है, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है। आपको जो डाउट्स है आप उसको जरूर पूछो। ठीक है। और किस तरीके से फॉरवर्ड होना है वो भी देखो। ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, इसमें कोई डर के बैठने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। बाकी तो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन जैसे आता है आपको उसी हिसाब से उसका आंसर्स देने होते हैं। आप क्वेश्चंस बिना पढ़े आंसर करने चले जाते हो, यही रीजन है कि नहीं बन पाता है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर बनाना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, अब इस डायग्राम को देखो आप अच्छे से। ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे मैंने टावर ले लिया है, किसको, बी सी को मैंने टावर ले लिया है। बी सी का जो बेस है दैट इज बी। ठीक है। बेस ऑफ द टावर दे रखा है। अब उसने पूछा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जब बात आती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इसी को बोला जाता है। अब ये भी आपको अगर पता नहीं होगा तो ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। 10th क्लास मैथ्स, ठीक है, जिसको सबने पढ़ा होगा, जो भी एमएससी का एग्जाम दे रहा है वो कम से कम इस चीज को तो पढ़ा ही होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो ये होता है। ठीक है। ये पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम डिस्टेंस है टावर के बेस से, जितना कितना सेम डिस्टेंस है जितना की हाइट है। तो ये वाला ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ से हमको पता चला कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोल क्या रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है। तो हमको पता है ट्रिग्नो, देखो यहाँ से फिर आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करते हुए हम क्या पता कर सकते हैं, tan थीटा। और देखो एक ट्रिक और है, एक ट्रिक जानने की आपको और जरूरत है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा उसके लिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं। एक ट्रिक हम पढ़ते थे बचपन में, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, ये तो हम पढ़ते ही थे। तो इस ट्रिक को भाई याद करो। अब ये ट्रिक बताता क्या है, सुनो। ये है साइन, ये है कॉस और ये है टैन। ठीक है, साइन, कॉस और टैन। अगर एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और बेस में एक एंगल थीटा दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं, और इसको मैं मान के चलूं हाइट जो है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये बेस है बी, और ये हाइपोटेन्यूज है एच, अगर ये मैं मान के चलूं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा। अगर ये मान के मैं चलूं, तो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? इसे ये पता कर सकते हो कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। फिर आते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, यहां से आपको पता चल गया। देखो ट्रिक है, ट्रिक से याद करो। ठीक है, तो अगर आपको इसने बोला है कि आपको ए बी और बी सी को सेम करना है, तो ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन कौन बनाएगा? आप सिंपल सा सोचो कि ए बी एंड बी सी के बीच में रिलेशन कौन बनाएगा? टैन थीटा ना। तो टैन थीटा अगर रिलेशन बना रहा है तो आप क्या लोगे, टैन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द टावर अपॉन लेंथ ऑफ द टावर, जिसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ए बी एंड बी सी जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। और देखो इसका भी ट्रिक बता रखा है। अब ये ट्रिक जो है आप पिछले क्लासेस को अगर देखोगे तो पता चलेगा। देखो दोबारा बना देंगे, लेकिन आप जरूर इसको याद कर लो। अब tan थीटा 45 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी वजह से क्या आया है, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ही मतलब आप प्रिपेयर करके जाओगे और बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक्स होंगे। तो कम से कम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जेएनयू का एग्जाम है। तो जेएनयू इन्वायरमेंटल साइंस के एग्जाम में आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना होगा, मतलब हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा चीजें आना चाहिए। और मैं खास कर फॉर्मूला पे इसीलिए स्ट्रेस देता हूँ, हर चीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने एक लेक्चर सीरीज ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए, जहाँ पे आपको टॉपिक्स पता है, सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स के बारे में आपको पूरे अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आप उस लेक्चर को जरूर देखो, उससे जो टॉपिक्स बन रहा है उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करो और फॉर्मूला तो बना लो। देखो जेएनयू में पढ़ने का अपने पर्क्स है भाई, आना है तो मेहनत करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सारा का सारा किस चीज का खेल होता है, तो बताएगा ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज का खेल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले का खेल होता है, फॉर्मूलाई ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें दोनों आते हैं भाई, इनवर्स एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो भाई याद करना ही है, बिना फॉर्मूले के तो नहीं बना पाओगे। अब इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि आपको tan ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए tan बी। ये फॉर्मूला है। अगर यही आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे? अब बताओ मेरे को, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं ना भाई। अगर अब जब कोई बोलेगा कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, भाई मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो चलता है, या मैथ्स बैकग्राउंड से कभी नहीं तुमने पढ़ा नहीं है वो चलता है। मेरे से बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर आपने कोशिश किया तो आप कम से कम 5 क्वेश्चंस तो लगा लोगे।
5 क्वेश्चन तो मैथ्स के ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को तो लगाने की कोशिश करो भाई। 5 मार्क्स सेव कर रहे हो, सोच रहे हो एंट्रेंस एग्जाम में, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए गो फॉर इट। अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बहुत तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट वे यूज करूंगा, क्योंकि उससे हम जल्दी बना लेंगे। तो इजीएस्ट वे क्या है कि पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 में आपको 3a को तोड़ना होगा 2a प्लस ए में, ताकि a प्लस बी के फॉर्म में आ जाए। फिर क्या करोगे, tan 3a क्या ले जाओगे, tan 2a प्लस ए, ये तो आपको पता ही है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको यूज करते हुए मैंने ये जनरेट कर लिया। अब सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अतः क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ यहाँ पे, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब थोड़ा रीअरेंजिंग करके देखो, आपको इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। तो इतना ही सिंपल है, ये ज्यादा नहीं है। आपको बस फॉर्मूला याद होगा तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे, तो ये भी आपका आंसर निकल गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, ट्रिक्स इज सिंपल, कि आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला जितना अच्छे से याद करोगे उतना अच्छे से बना लोगे। क्वेश्चन का आंसर ही यही है। ठीक है, अब इसमें आप तोड़ मड़ोड़ के सिलेक्टेड टॉपिक्स, भाई सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऑलरेडी वीडियो है, अब देखो जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया आपको। एक ट्रिक क्या है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको बेसिक नॉलेज में दे रहा हूँ। किस चीज का, नोट्स बनाने का। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के नोट्स बनाने का नॉलेज। अब क्या होता है कि हमेशा क्या करते हैं लोग, लॉन्ग नोट्स बनाते हैं। अब भाई तुम लोग बीएससी कर चुके हो, अब एमएससी में आ रहे हो, तो कम से कम शॉर्टकट नोट्स बनाना तो सीखो। शॉर्ट तरीके से नोट बनाओ। अब ये क्वेश्चन पूछता है, द रिलेशन पीवी इक्वल टू आरटी कैन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस एट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर होगा क्या, हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। अब क्यों होगा देखो, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बिहेवियर, किस चीज का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, रियल गैस एंड आइडियल गैस का बिहेवियर। ठीक है, तो गैस, ठीक है, गैस की बात करते हैं। एरो मार्क दिया, ओबे लिखा, क्या, जनरल गैस इक्वेशन, जो कि जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करता है। कहाँ पे, एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। पर क्या हर टेम्परेचर कंडीशन पे एक कोई ऐसा गैस है वर्ल्ड में जो कि आइडियली बिहेव करता हो, और पीबी इक्वल टू आर टी वाला जो है फॉर्मूला उसको जस्टिफाई करता हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और आइडियल गैस की एक और क्या खासियत है कि वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम और नो वॉल्यूम, होता नहीं है वॉल्यूम, या तो बहुत ही कम होता है। क्या दूसरा चीज है कि कभी ये इन दोनों के, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लो। फिर बात करते हैं इसके ठीक ऑपोजिट की, ये तो होता नहीं है। अब होगा क्या कि रियल गैस, ठीक है, हमेशा क्या होता है कि रियल गैस एग्जिस्ट करता है। रियल गैस का क्या क्वालिटी है कि वो हाई टेम्परेचर में मौजूद होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है क्या, प्रेशर घटेगा। भाई एक मॉलिक्यूल है, उसको गर्म करोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा ना, प्रेशर तो कम जाएगा ना उसका। ठीक है, फिर क्या होगा, डेंसिटी भी कम जाएगा। अब एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर डेंसिटी लो हो जाएगी। भाई एज सिंपल एज यू नो। ठीक है, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। अब देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसको भी गलत करते हैं, इसलिए समझाना पड़ रहा है। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो, हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लो टेम्परेचर लो डेंसिटी कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल वर्क करना ही होगा। लो टेम्परेचर हाई डेंसिटी, दिस इज पॉसिबल, बट रियल गैस कैसे इन्वायरमेंट में है, लो टेम्परेचर में है क्या, रियल गैस जो है वो, क्या तुमको लग रहा है कि तुम्हारे आसपास जो है वो बड़ा ही लो टेम्परेचर है, नहीं है ना। तो high temperature and low density is the best possible answer that you can answer. ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो,
आंसर बनाना सीखो, ये भी एक तरीका है आंसरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। क्या बोला है, देखो हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है क्योंकि हर क्वेश्चन की अपना एक क्वालिटी है। कोई बोलेगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भाई सर बहुत ही इजी क्वेश्चन का मतलब नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन का मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन को अप्रोच क्या है तुम्हारा। बोलता है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज। अब बात करो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पता नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर दोगे 13.6। ये थोड़ी बात है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो पता होना चाहिए भाई, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है सीरियसली। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, टू एक्साइट ए न्यूट्रल एटम टू इट्स आयोनाइज स्टेट। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर जिसने पढ़ा होगा बड़े बड़े अच्छे से उसको याद होगा। उसमें होता क्या है, सन की एनर्जी पड़ती है, सोलर पैनल पे सेमीकंडक्टर होता है जिसमें से वो आयंस रिलीज करता है, एक्साइट होता है, फिर वो तुम्हारा एनर्जी मिलता है। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो जस्ट जंप करता है अपने जीरो स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से कहाँ को, एक एक घर को, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वन इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी इतनी होगी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें पूछने की बात है, कोई पूछने की बात नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखो डेफिनेशन तो पढ़ो भाई, डेफिनेशन का हम कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर करता क्या है, सबसे पहली बात तो है जब आपको पता ही नहीं है कि एक गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आप मूविंग कॉयल क्या पढ़ोगे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर और डिटेक्ट करना, यही तो काम होता है गैल्वेनोमीटर का। अब उसने पूछा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझे अब आंसर बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना, इसीलिए तो चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आइडिया होना चाहिए। फिजिक्स से है ये, फिजिक्स का क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, इसको बिना पढ़े कैसे जाओगे, पढ़ना तो होगा ना, अरे इंस्ट्रूमेंट्स तो पढ़ के जाओ कम से कम, इंस्ट्रूमेंट से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो इसके पार्ट्स पहले समझ लो। इसमें क्या है, ये है तुम्हारा कंडक्टर जिसमें क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। ठीक है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे दो मैग्नेट लगा रखे हैं इन्होंने सेटअप में। ठीक है, बीच में एक स्प्रिंग है। ठीक है, और ये एक पाइवोट है। यहाँ पे जो मैग्नेट है ये नॉन मेटालिक फ्रेम के अंदर है, अब मेटालिक फ्रेम होगा तो वो भी कंडक्ट करने लग जाए, मेटल से अटैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉन मेटालिक फ्रेम बना रखा है। फिर यहाँ से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेडियल मतलब रोटेटिंग टाइप, तो रोटेटिंग टाइप मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक तरीके का फोर्स क्रिएट होगा। क्या फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज टॉर्क, एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो होता क्या है कि बेसिकली आपका यहाँ पे ये जो है सेटअप, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने की वजह से क्या होता है कि जो पाइवोट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर मौजूद है, कहाँ पे, यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर ये वाला, जो ये वाला मौजूद है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब वो जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस होगा तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला सेंटेंस दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जहां पे करंट बह रहा है उसी कंडक्टर में आपको ये फोर्स टिकेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, सिंपल, बाकी तो होगा ही नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, तो ये दोनों पॉसिबल आंसर तो हो ही नहीं सकते। दिस इज एट ऑल रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू शुड सर्च इट, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली द बेसिक पार्ट कि आपको क्या समझ में आना चाहिए। देखो शॉर्ट में जाओ, इतना कहानी नहीं बनाना। जेएनयू एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम है, कोई बड़ा नहीं है कि तुम बैठ बैठ के इस पे पूरा याद करते रहोगे। आपको ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए जाना है कि क्या मीनिंग है। देखो ये सब पढ़ चुके हो, दोबारा बस रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन करने का अर्थ है कि शॉर्ट नोट्स, इसीलिए मैं शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। समझाने को तो डिटेल में समझाया जा सकता है, बट आई विल गो विद दी शॉर्ट नोट्स, ओके, फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से ट्रिगो का क्वेश्चन, ठीक है। अब इस बार ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन दे रखा है। अब इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन होने की वजह से क्या होगा, हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मेथड सॉल्व करेंगे। देखो खासकर टैन, टैन फंक्शन ना एक फेमस फंक्शन है। टैन फंक्शन जो है काफी फेमस है, तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये फिर से वही लेके आया है, टैन ए प्लस बी वाला कंसिडर करो, ठीक है। तो टैन ए प्लस बी, अगर हम बात करें टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टैन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को एप्लीकाई करते हुए आप स्टेप 1 में चले जाओ। स्टेप 1 में आप इसको लगा दो, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, बोथ दी साइड ऑफ द इक्वेशन आप क्या कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन को ले लोगे, ठीक है। मतलब टैन एंगल आप बोथ दी साइड लगा दे रहे हो, तो टैन एंगल लगाते ही क्या हो जाएगा आपका, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। फिर दो वैल्यूज बनेगा, एक x इक्वल टू 1/4, एक x इक्वल टू -8, ठीक है। अब -8 तो यहाँ पे आंसर दे नहीं रखा है, तो 1/4 दे रखा है, तो आंसर विल बी 1/4, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। देखो याद करो, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको फंक्शंस याद करने की जरूरत है। फंक्शंस याद किए बिना आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो लगा के आना ही है ना, तो इसको जरूर पढ़ के जाओ। और बाकी जो डाउट्स है यू शुड आस्क मी इन द टेलीग्राम बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मौजूद है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई विश कि आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें और ज़रूर डाउट पूछें। ओके, हैव ए नाइस डे।